हेलो बच्चों, कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। तो चले बेटा, जानते हैं कि इस समय मैं आपको दे रहा हूं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस नीट 2024 के लिए। क्वेश्चन ये हमेशा इंपॉर्टेंट है बेटा, जो फर्स्ट ईयर के हैं, जो सेकंड ईयर के हैं, जो टारगेट बैच आईआईटी के हैं, जो नीट के हैं, वो सबके लिए है। लेकिन यह किसको पॉइंट में रख करके बनाया गया बेटा? नीट 2024 के लिए। यह जो जस्ट अभी एग्जाम होने जा रहा है, यह उन लोगों के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। तो इसके पहले बेटा आप 1 to लेकर के 35 क्वेश्चंस तक पढ़ चुके होंगे, जो 3 पार्ट, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में दिया गया है। अब आज हम लोग लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 36 to 50, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए, आप तैयारी आपकी बेटा बहुत अच्छी कर लिए होंगे। साल भर आपने पूरी मेहनत किया हुआ है बेटा। हो सकता है कोई रिपीटर्स हो तो वह 1 साल 2 साल तैयारी किया होगा। बहुत ही अच्छी आप तैयारी किए हुए हैं और आपका सिलेक्शन पक्का होने जा रहा है। यस, बिलीव इट, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। बेस्ट ऑफ लक बेटा इसके लिए आपको। और अब जानते बेटा कि लास्ट मोमेंट में एग्जाम होता है, उसका प्रेशर रहता है। ये सबको रहता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, छोटा हो बड़ा, एग्जाम का प्रेशर एक अपना खुद होता ही है। तो इस समय प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। जो आपका सबसे स्ट्रांग पॉइंट है उसको और स्ट्रांग कर लीजिए, द बेस्ट, उसको और स्ट्रांग कर लीजिए। जो बिल्कुल ही नहीं पढ़े हुए हैं, जैसे मान लीजिए ऐसा कोई भी चैप्टर है आपका, चाहे वह केमिस्ट्री हो, चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे आपका बायो हो, तो उसको नया फिर शुरू मत करिएगा। एग्जाम के समय में मात्र ये किया जाता है, क्योंकि आज इसके बाद में आज है हमारे समझ से 2 तारीख है बेटा, 2 मई है आज, नहीं परहैप्स आज 3 मई है, तो 3 मई है। बट तो उतना क्लियर नहीं है, तो 3 मई शायद है। तो बेटा आपके टाइम में 5 मई के एग्जाम है, तो नहीं 2 मई है बेटा, 2 ही मई है कन्फर्म, 2 मई है बेटा। तो 2 मई है तो 3 और 4 ना, मीन्स कि यार थर्सडे है तो फ्राइडे सैटरडे, ओनली 2 days आर रिमेन्स, फ्राइडे एंड सैटरडे, यदि आज को छोड़ दिया जाए तो। अब इसमें कोई भी नया चैप्टर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। केवल अब करना क्या बेटा, जो भी आपका पूरा टॉपिक तैयार है बेटा, तो बस उसको एक बार फास्ट उसका रिवीजन कर लीजिए। जो तैयार है उसका रिवीजन कर लीजिए। ये जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस एक बार जैसे लगे कि एग्जाम में बैठे हुए जल्दी जल्दी इनको सॉल्व कर लिए। तो आइए बिल्कुल फटाफट हम लोग देखते हैं बेटा। और तो क्वेश्चन नंबर 36 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 36 बेटा। अब आपको बस ये देखिए यहाँ पर कि क्या आपने इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया है या नहीं किया है। क्या ये फार्मूला याद है? क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बहुत आसान है वह तो आप कर ही लेंगे, वो तो मुझे पता है। हमको खाली बस ये याद कराना है, वो बात देना है बेटा कि इसको जरूर पढ़ के जाओ। चलिए, कौन कौन है? नंबर 1 यानी कि नंबर 36। तो नंबर 36 में कह रहा बेटा कि इन हाइपोथेटिकल बोर एटम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डबल, यानी कि कोई एक हाइपोथेटिकल एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन के मास को डबल कर दिया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन का मास डबल हो गया। एंड लेटेस्ट कंसीडर, यानी कि ये माना जाए बेटा कि जो ए नॉट है ना, यदि सपोज किया जाए कि ए नॉट, तो ए नॉट इज द बोर रेडियस। तो जब जानते हो बेटा, पढ़े होंगे, नहीं तो कोई भी दिक्कत होती है बेटा तो P100 फिजिक्स में एसडी पांडे एसटीपी सर, तो P100 फिजिक्स तो पूरी फिजिक्स में दे चुका हूँ। तो पूरी फिजिक्स दे चुका बेटा। जो भी चैप्टर जहां भी देखना है, कोई भी पॉइंट हो, प्ले लिस्ट में जाइएगा, उस टॉपिक को खोजिएगा, तुरंत आपको मिल जाएगा। तो बेटा तो लेट ए नॉट इज द बोर रेडियस, यानी कि यदि ए नॉट को बोर का रेडियस माना जाए बेटा, और आर नॉट को रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, आर नॉट कह रहा है कि रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट को माना जाए, और ई नॉट कह रहा है कि यदि ई नॉट को एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी मान लिया जाए, तो आपसे कहा है कि विच इज करेक्ट। और ये ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन का मास बिकम्स डबल, यानी कि इलेक्ट्रॉन के मास के लिए हम दूना कर दें तो बोर का फर्स्ट रेडियस क्या होगा और फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी क्या होगी। ये 2 चीजें ध्यान से सोचिए। एक तो ऑप्शन ये होगा कि दैट विल बी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि जितना होता है उतना ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन के मास को चेंज करने से कोई चेंज नहीं होगा। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है। तो अब पहले तो ये सोचिए कि क्या चेंज होगा या नहीं होगा। क्या कोई फार्मूला याद है? जल्दी से लिख दीजिए। नहीं याद बेटा, आ जाइए फटाफट। अब देखिए यहां पर ऑप्शंस दिया हुआ, एनर्जी के लिए कह रहा है कि 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड आर नॉट विल बी सो मच। Yes, there are 4 options are given to you. All options are very beautiful. Okay, beta. So there are 4 options are given to you. First of all, you have to learn, or that should be remember what
what is the radius of nth orbit? nवें ऑर्बिट की रेडियस क्या होता है? दैट शुड बी लर्न 100%। अब वहां पे बेटा P100 फिजिक्स में हमने जो एटॉमिक की स्ट्रक्चर पढ़ाया है ना, तो पूरा रेडियस का सारी मतलब जितने फार्मूले बन सकते हैं, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, करंट कितना प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस, सब कुछ मैं दिया हुआ हूँ। यदि सपोज करिए कि नहीं पढ़ा है या लिस्ट आपके पास नहीं है, याद नहीं है, तो बहुत ही जबरदस्त दिया बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में चले जाइए, वहाँ पर आप देख लीजिए, उसमें किसी वीडियो नंबर में होगा, वहाँ पर आप जा करके उसको याद कर लीजिएगा। वो लिस्ट एक होनी चाहिए आपके पास में, जितने फार्मूले हैं, कौन किस पर चेंज होता है, वो याद होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ इस क्वेश्चन में जो है वो आपके सामने है, आर्यन यानी कि रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट विल बी हाउ मच। तो रेडियस ऑफ द बेटा इसका फार्मूला होता है, नोट करें फार्मूला मेरे साथ, जल्दी से नोट करिए इसको। तो आर्यन बराबर होता है बेटा आर स्क्वायर एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर, यानी कि रेडियस ऑफ बेटा nth ऑर्बिट का क्या होता है, ओके बेटा। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। अब जरा देखिए बेटा, यहां पर एक बात बहुत ही क्लियर है, एक बात यहां पर बेटा बहुत ही क्लियर है, क्या कि r प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m आ रहा है ना, r प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m, ठीक है ना, r प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m। तो लेट m बिकम्स ट्वाइस 2m हो जाए, तो यदि m के मान को दोगुना कर दिया जाए तो आर्यन बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट को क्या माना, देखो बेटा आर एन, यानी एन हमारा क्या किसके लिए बोला है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। तो फर्स्ट ऑर्बिट यहाँ पर फर्स्ट कर दिया, और फर्स्ट ऑर्बिट का नाम दिया है आर नॉट। तो हमने क्या पर यहाँ पर दिया बेटा, यहाँ पर दिया ए नॉट अपॉन 2, यानी कि आर नॉट बराबर ए नॉट अपॉन 2। क्यों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा, ध्यान दीजिएगा। और मास बिकम्स 2 टाइम्स बोला है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फिर से ध्यान दीजिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो और मास को कह रहा है कि 2 गुना हो गया, तो जब मास 2 गुना हो जाएगा, जब मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी ऐसे समझिए बेटा आर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m होता है। अब r को कह रहा है कि ये r बराबर क्या होगा, क्या मास को गुना कर दूं, इसका मतलब ये हुआ कि 1 अपॉन 2m हो गया। तो ये जो 1/m था वो तो इनिशियल था, तो r नॉट इक्वल टू a नॉट अपॉन 2 हो गया। ओके, अच्छा अब फिर देखिए, वेयर ए नॉट जानते बेटा कि बोर का रेडियस कहलाता है, तो ए नॉट की वैल्यू आपको पता है कि ये होती है कितना, ए नॉट बराबर होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है, जिसको बोर का रेडियस बोलते हैं। अब एनर्जी इन nth ऑर्बिट क्या होती है बेटा, तो एनर्जी nth ऑर्बिट में फार्मूला नोट करें इसका। तो एनर्जी इन द nth ऑर्बिट क्या होती है, तो दैट इज द माइनस m e⁴ e क्या है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, 8n स्क्वायर, n क्या बेटा नंबर ऑफ द ऑर्बिटल्स, यानी कि ऑर्बिट की संख्या, और एप्सिलॉन नॉट जानते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, और h वाला प्लैंक कांस्टेंट, तो h स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला। और बेटा लिस्ट में मैं सारे फार्मूला सब कुछ दिया हुआ हूँ, यदि अभी याद कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद बेटा तो जरूर याद कर लीजिएगा। जैसे रेडियस का n के साथ वेरिएशन, और एटॉमिक नंबर z के साथ वेरिएशन, मास के साथ वेरिएशन, ये फार्मूला आपको बहुत ही जरूरी याद करके जाएगा। एक ना एक क्वेश्चन यहाँ बोर वाले चैप्टर से बेटा मॉडर्न फिजिक्स में जरूर रहेगा। तो देखिए, तो अब यहाँ पर अब देखो बेटा, तो अभी क्या कह रहा है कि ई एन एनर्जी को देखा जाए तो एनर्जी यस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, देख रहे हैं ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, और एम हुआ है 2 गुना, तो यानी एम हुआ है 2 गुना बेटा, तो एनर्जी ट्वाइस हो जानी है, यानी कितनी हो जानी है, एनर्जी ट्वाइस हो जानी है। और इसका मान देख बेटा तो 2 गुना हो गया, ट्वाइस हो गया, एंड इट बिकम्स यू नो दिस इज द एनर्जी, दिस इज द, ये इतना कौन सी एनर्जी होती है बेटा, ये इतनी होती है, दिस इज द ई नॉट, जिसका मान होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बोर रेडियस में। और साइन कैसी होती है, तो साइन बिकम्स माइनस, यानी कि क्या कैसे साइन होती है बेटा, माइनस होती है, यहाँ माइनस लगा हुआ है, माइनस साइन होती है बेटा। अब जैसा अब एम डैश बराबर का मास को बोला है कि 2m हो गया है, तो मास बिकम्स ट्वाइस, देयरफॉर द एनर्जी विल बी ट्वाइस, एंड देयरफॉर व्हाट विल बी द एनर्जी, तो एनर्जी विल बी ट्वाइस, दैट इज द ई डैश इक्वल टू 2e नॉट। ई नॉट क्या है, इनिशियल एनर्जी, यानी कि जो पहले था मास जब m था तब, और मास जब 2m हो गया, 2m हो गया, when mass becomes 2m then energy becomes 2e naught, and you know that the mass this value is the 13.6 electron volt, it multiplied by 2 and you will get how much, this is the value 27.2 electron volt, and therefore the final answer of this question becomes E not equal to minus 27.2 electron volt, and the radius becomes half, means the energy becomes twice and the radius becomes
half. Yes, this is the answer. Fantastic answer. तो अब ये फार्मूला होना क्या चाहिए? It should be learned. Means the whole formula before appearing in the exam, whole formula of the physics from chapter number 1 to chapter number last, means that till the unit and dimensions and up to the means up to the semiconductor chapter. Whole formula of the physics should be learned. Okay, come on the point, and therefore what will be the answer? So what will be the answer? So option number first is the correct option. Number first is the correct option, and therefore the number first is the correct option, means okay beta. So means this is the first option. E not equal to minus 27.2 electron volt, it becomes twice, and this becomes half. R not equal to A naught upon 2. Clear? The next question. Next question. Okay beta. देखिए, most important questions are ओके तो 37 नंबर क्वेश्चन. तो क्या है बेटा इस क्वेश्चन में कि ये पार्टिकल है चार्ज प्लस क्यू. कोई पार्टिकल बेटा जिसका चार्ज प्लस क्यू है, एंड अनदर पार्टिकल हैज द चार्ज प्लस 4q, एंड जो एक दूसरा पार्टिकल है जिसका चार्ज है कितना, हाउ मच, दैट इज द प्लस 4q. मासेस आर सेम, यानी कि इनके मास बेटा दोनों पार्टिकल के मास बराबर है. कह रहा है कि दीज टू चार्ज पार्टिकल्स आर अलाउड टू फॉल्स इन द सेम पोटेंशियल, यानी कि कहीं पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका पोटेंशियल कांस्टेंट है, समान है, v है. दोनों को छोड़ दिया जाता है, दोनों को रिलीज कर दिया जाता है. अलाउड टू फॉल्स इन द सेम पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हाट मे बी द रेशियो ऑफ स्पीड गेन्ड बाय इट. यस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इससे मिलता जुलता बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में बेटा पूछा जाता है. तो अब जैसा देखिएगा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि 2:1, 1:2, 1:4 एंड 4:1. दीज आर द ऑप्शंस आर गिवन यू. क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया बेटा? क्वेश्चन क्लियर हो गया कि देयर आर टू चार्ज पार्टिकल्स, masses are same. So therefore mind here the masses are same. It is given in the question that both the masses are the same. Therefore m1 equal to m2, it is given in your question. And the first charge is the plus q and the second charge is the plus 4q. And since the electric field is constant, the potential difference of electric field is also constant. Electric field E and V, potential difference, both are the constant. And you have to find the ratio between ratio of the speed gained. Yani कि you have to find the ratio of the speed. Now, mind here what will be happen. Energy gained by the charged particles. You know the energy gained by the charged particles in the electric field E equal to always. This is the formula, fantastic formula. Energy of any charged particle in any electric field, keep in mind that is always equal to QA. And since you know this energy will be in the form of the kinetic energy, because this is the mass, this is the charged particles, and mass is the m, and suppose the velocity is v. Therefore the half mv square is, that will be the energy. Means कि always this energy half mv square will be equal to qv. And now you can write for, since it is given in the question there are two charged particles, therefore the consider one is the a and the other is the b. Then what will happen, half mva square equal to qv. And for the second particles you can write half mv b square equal to 4q qv, and the q is for the second particle, this q is the 4q, therefore that will be the 4qv. And what will happen, now dividing these two equations, and since half mv square is the ratio of the energy, therefore the energy of the first upon energy of the second, E1 upon E2, that will be half m v1. यानी कि a वाला पार्टिकल जो है वो v1 है, और मान लिया इसे 2 मान लिया, तो v1 square upon v2 square, half m because masses are the same, and therefore half m becomes cancelled. And since you know that the first is the energy is the qv, and for this is the 4 qv also becomes cancelled. What you will get from here? So you will get that is the E1 upon E2 equal to v1 square upon the v2 square, that is 1 by 4. You have to find the ratio of v1 and v2, and therefore v1 and v2, that is the root of this. The root of this here will be the root of this. Yes, here will be the root of this, and that becomes 1 by 2. The answer is the second option. Means the 1:2. The ratio of the speed v1 v2 equal to 1:2. This is the fantastic answer of the question. Means that this was the concept that what is the energy of the charged particles in any electric field. Okay, तो बार बार बेटा यहाँ से क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं ना. Many times has been asked all these types of the questions
ओके, तो जब भी प्रोटॉन ले लेगा, न्यूट्रॉन ले लेगा ना बेटा, और ये लिथियम ले लेगा, ऐसा कुछ ले लेगा, तो अब चार्ज उसका क्या है, मास उसका क्या बेटा, चार्ज उसका क्या है, मास उसका क्या है। अब यार कंपेयर करके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। ओके, तो अब इसका आंसर क्या होगा बेटा, तो आंसर 1:2 मीन्स द आंसर इज द सेकंड ऑप्शन। क्लियर बेटा? एक बार फिर से देखना इसको, क्वेश्चंस को, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बेटा, कुछ ऐसा है नहीं। हाँ, लेकिन एग्जाम में बेटा गलती ना होने पाए, क्योंकि वहाँ आसान से आसान भी क्वेश्चंस होंगे और टफ से टफ भी क्वेश्चंस होंगे, तो इसी को एग्जाम कहते हैं बेटा। आसान वाला भी ना गलत हो पाए, टफ वाला भी। पता चला कि आसान वाला गलत हो गया था तो और दिक्कत हो गई ना बेटा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, next question is that a monoatomic gas follow the La PVQ. So here is, yes, I have given in this question, this is the most important question, and here it is given the most important concept. Okay, so yes, come on, the point, this is the given equation, and this is a hypothetical equation. A monoatomic gas follow the law PVQ equal to constant. What will its specific heat at the constant volume? ओके, एंड सिंस दिस इज, तो अब यहाँ पे बेटा ना वी की वी पी वी क्यू है, एंड दैट मे बी द पी वी स्क्वायर, दैट मे बी पी वी पावर 4, मीन्स व्हाट एवर द वैल्यू ऑफ एन does not matter. Here is a simple, very fantastic technique to solve such questions. Okay, so and options are given 3/2, 3/2 or 5/2 or R and 3 are yes. What will be the answer? Okay, by mistake, yes, you can consider this is the answer, but it is not so, because this will be the answer. That may be the answer. That may be the answer. Means here, this may be answer only when because this is the monatomic gas, and you know that the degree of freedom for the monatomic gas is the 3, and therefore the energy equal to half mu f r. F equal to 3, therefore that may be 3/2. But this is only for that, in that case, when it follow PV equal to RT. Means the gases follow PV equal to RT means the ideal gas equation. But it is given in your question, it is follow PVQ equal to constant, and therefore, yes, mind here, it will be not answer. It cannot be answer. 3R, yes, this is the absolutely wrong. Appearing absolutely wrong. It may be also answer because this equation has been changed. Okay, because this equation has been there. This is the PVQ. It is not PV equal to RT. Okay, come on the point. What will be the formula for this? So let a gas follow law PV power constant. Yes, right. This line. This is the most very smart trick. Very smart, fantastic formula. Yes, to solve such type of the question. Whatever is the value of the n does not matter. Okay. यानी का चाहे जो भी मानो बेटा, फॉर्मूला आपको याद रहेगा, तुरंत ही वैल्यू निकाल दीजिएगा एकदम एक लाइन में। कैसे? तो दो बेटा, तो यस, हमेशा के लिए क्या हो गया यहाँ पे, CV डैश, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। यस, दिस इज अ वेरी स्मार्ट ट्रिक। CV डैश इक्वल टू CV प्लस R upon 1 minus EN. दिस इज द वेरी फैंटास्टिक फार्मूला। नोट दिस पॉइंट्स, लर्न दिस फार्मूला। CV डैश इक्वल टू CV। CV कौन सा होता है? CV कौन सा बेटा? यदि वह PV इक्वल टू CV का मतलब होता है बेटा कि CV यानी कि when gas follow कौन सा, PV equal to nRT, यानी मीन्स RT हटा दे बेटा, कोई दिक्कत नहीं, PV equal to कांस्टेंट कर दें। तो जब ये गैस इस क्वेश्चंस को फॉलो करती है, तो उस समय जो होता है CV का फार्मूला ना, तो CV उस समय की CV को CV यहाँ बोला गया है, यानी कि जनरल केस के लिए वो CV है। और आप जानते हो कि मोनोटॉमिक के लिए CV के लिए हम बात करें तो CV कट होता है 1/half F mu RT। तो चूंकि T 8 डिग्री सेल्सियस होता है, चेंज होता है बेटा, तो इसलिए T को वहां से हटा दे, T की कोई जरूरत नहीं होती बेटा, CV में T नहीं लिखा जाएगा क्योंकि T का मान 1 हो जाता है, तभी तो कुछ CV कहते हैं, मींस द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वैल्यू। ओके, एंड देयरफॉर नाउ हियर you can write CV will be how much, so this is the, yes, note the point, most important formula is here, so half F mu R. And since you know that what is the mu, the mu is the number of the moles, and therefore you can write CV equal to half F and mu. Suppose this is the gas is taken 1 mole, so mu becomes 1, and this becomes, yes, reduced to half FR. And now you can write CV equal to F. Since you know that for the monatomic gas, the degree of freedom is 3. For the diatomic gas, degree of freedom F equal to 5. For the polyatomic gases, the degree of freedom is the how much? The degree of freedom is 6. And for the D2 molecules, the degree of freedom is 7. Okay, so therefore all everything are given. Yes,
Everything are given in the lecture, in the videos of the criteria of the gases. Cv equal to, now what is the further, since the gas is given the monatomic gas, and therefore what will happen here, therefore F is 3 and you will get here 3 by 2R. Okay, but it is when PV equal to constant, but this equation is the hypothetical equations, and therefore this will be not answer. Then what will be happen? So therefore you can write now the fantastic equation Cv dash equal to Cv plus R. R is the gas constant, 1 minus n, n is given the power on the V. And therefore what is the formula? Cv dash equal to 3 by 2R. Since you know this is the fixed, this is the fixed always for the monatomic gas, this will be 3 by 2R. And therefore this is the R, and 1 minus n, n is given 3. This is the power of the V. So the power of the V is given 3, and therefore this is 1 minus n, 1 minus 3, and now what will be happen? 3 by 2R, 3 by 2R. R 1 minus 3 means that is minus 2. The sign this will be the change, that will be the R by 2, and the Cv dash will be 3 by 2R, 3 by 2R minus R by 2. What will be happen? That is 2R by 2R, that is the R. That is the R, and therefore Cv dash is the fantastic answer. Cv dash equal to R, and therefore option number C is the correct option. Okay, so this is the most important, most important questions according to the new syllabus, according to the new syllabus of the NEET. Okay बेटा, so therefore the option number C, this is the correct answer. और अभी देखो बेटा, अब जैसे हमारा जो क्वेश्चन है ना, तो अभी एक क्वेश्चन है तो बहुत सारे बच्चे क्या कर देंगे, मार देंगे 3 by 2R पे मार देंगे. ओके, लेकिन मोनोटॉमी देखेंगे 3 by 2R पे मार देंगे, लेकिन नहीं, द आंसर इज C. ओके, and now come on the next question. Next question. It is given in the question that an ideal gas taken from state 1 to state 2. An ideal gas taken from state 1 to state 2. State 1 is here, diagram is given here, state 1 to state 2. And there are 3 ways of the taking from state 1 to state 2. This is the A, B and C are the path. Okay. And what is given and state 1 to state 2 through the process A, B and C. Means process means A, B, C path दिया बेटा. And let W equal to work done. कह रहा कि W work done हो, U internal energy हो, and the heat supplied दिया गया बेटा Q हो. कह रहा कि which is incorrect. तो कह रहा कि इनमें 4 ऑप्शंस आपको दिया जाए बेटा. कह रहा कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इनकरेक्ट है. अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे कह रहा है P, Q, R, S. ये चार आपको ये ऑप्शंस नहीं, ऑप्शन तो नीचे है. ये 4 आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, 4 फैक्ट दिए गए हैं इस क्वेश्चंस के विषय में, और अब आपको बताना है कि विच ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, यानी कि P, Q, S क्या इनकरेक्ट है, कि केवल Q और S इनकरेक्ट है. Q देखिए क्या है, P क्या है, QA लेस देन QB लेस देन QC. समझिए वहां से. नंबर सेकेंड कह रहा है कि WA ग्रेटर देन WB ग्रेटर देन WC. क्या यह इनकरेक्ट है? आपको सेलेक्ट करना है कौन कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कौन सा करेक्ट है. तो जब करेक्ट पता चल जाएगा उसको छोड़ के बाकी सभी इनकरेक्ट हो जाएंगे. अब इनकरेक्ट तो कौन कौन सा करेक्ट है? कह रहा कि P, Q, S इनकरेक्ट है. ओके, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो सबसे आसान है पहले वहां चलिए. जानते बेटा कि ऐसे किसी क्वेश्चंस में आप वर्क डन कैसे निकालते हैं. तो कहीं पर भी ये PV डायग्राम जिसको बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम, तो कहीं पर भी यदि P और V के बीच में एक डायग्राम बना बेटा, तो P और V के बीच जो डायग्राम हो उसकी टोटल एरिया हमेशा वर्क डन बताती है. अब जैसा देखना बेटा, जैसे मान हम प्रोसेस ए को देखें तो प्रोसेस ए यहाँ से लेकर के पूरी एरिया होगी ना बेटा, पूरी, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस तो है ना, रिटर्निंग तो हो नहीं रहा है. तो यदि हम देखें कि W ना, यदि मैं देखूं कि WA कितना है, तो बेटा WA का मान, मैं जो शेडिंग कर रहा हूं ये WA का मान होगा, पूरा ये एरिया WA हो गई. हो गया. चलिए अब देखिएगा, अब मैं कहूं कि आपसे WB कहां पर होगा. अब देखिए दूसरे कलर से मैं WB को दिखा रहा हूं. अब देखिएगा बेटा
अब ये इतना डब्ल्यू बी हो गया, इस वाली जो शेडिंग है वो डब्ल्यू बी हो गया। क्योंकि क्लॉकवाइज प्रोसेस है, वॉल्यूम दिया है नीचे, इसका मतलब ये हुआ कि यह एक्सपेंशन हो रहा है, यानी कि डब्ल्यू सभी पॉजिटिव होंगे। अब एक और है, अभी सी वाले प्रोसेस में देखा जाए बेटा, कलर चेंज कर देता हूँ इसके लिए भी। अब देखिए ये तो बी वाले का हो गया, डब्ल्यू वाले से ग्रीन कलर में जो डब्ल्यू है बेटा वो बी का हो गया और वो ए का हो गया। अच्छा अब यह देखिएगा सी वाले प्रोसेस के लिए देखिएगा। अब सी वाले प्रोसेस के लिए, सी वाले प्रोसेस के लिए कोई और कलर ले लेता हूँ बेटा। सी वाले प्रोसेस के लिए देखिएगा, ये है सी का, देख रहे हैं? तो कौन सी एरिया आपको ज्यादा दिख रही है भाई? एकदम बिल्कुल ही क्लियर है कि कौन सी एरिया ज्यादा दिख रही है। तो दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि ए वाले की एरिया सबसे ज्यादा है। तो डब्ल्यू ए की वैल्यू ज्यादा हो गई किससे? डब्ल्यू बी से, और फिर डब्ल्यू बी की ज्यादा हो गई डब्ल्यू सी से। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो सही है। तो जब ये सही है तो यही तो यहाँ पे दिया हुआ है, डब्ल्यू ए ग्रेटर देन डब्ल्यू बी ग्रेटर देन डब्ल्यू सी। इसका मतलब कि ये सही है, दिस इज द करेक्ट। तो जब एक करेक्ट हो गया, इसका मतलब कि इनकरेक्ट में क्यों नहीं रहेगा। इनकरेक्ट में क्यों, देखिए क्वेश्चन को कितनी आसानी से मारने का तरीका मैं सिखा रहा हूं आपको, वेरी फैंटास्टिक। यानी कि एक सही है क्यू, क्यू जिसमें नहीं होगा, इनकरेक्ट लिस्ट में क्यू नहीं रहना चाहिए, वही आंसर होगा। एक को खोज करके बाकी की पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जैसे देखिएगा पी क्यू एस, चूंकि इनकरेक्ट बताना है और क्यू करेक्ट लिस्ट में है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। क्यू एस ये आंसर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि क्यू सही है, क्यू करेक्ट है और वह इनकरेक्ट के लिस्ट में, इसलिए आंसर नहीं हो सकता। पी आर एस यस हो सकता है और क्यू आर एस ये आंसर नहीं हो सकता। विच इज द आंसर? दिस इज द आंसर, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। मारना था आंसर किस पर? सी पर। तो दिस इज द आंसर सी। और एक्सप्लेनेशन डब्ल्यू ए ग्रेटर देन डब्ल्यू बी ग्रेटर देन डब्ल्यू सी। ऑप्शन तो बेटा, तो ऑप्शन में क्या है कि ऑप्शन मींस इनकरेक्ट, यानी कि क्यू जो ऑप्शन बेटा कह रहा है कि जो क्यू ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, तो इनकरेक्ट के लिस्ट में नहीं रहेगा। तो जो बिना क्यू का होगा वही आंसर होगा। द आंसर इज द सी ऑप्शन। ओके, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर बेटा। क्लियर हो गया? आइए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कि व्हिच वन इज द करेक्ट? यस, वेरी फैंटास्टिक। वेक्टर का क्वेश्चन बेटा, तो कभी कभी वेक्टर आ जाता है, तो वहां से जो इस साल के लिए हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे दिखा बेटा वो ये हो सकता है क्या कि व्हिच वन इज द करेक्ट। क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द मॉड ऑफ द वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी शुड बी ग्रेटर देन दिस। क्या यह सही है? या मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या है कि ग्रेटर आर इक्वल टू, यह क्या है कि ऑलवेज ग्रेटर, दैट मीन्स हमेशा बड़ा होता है यह। अच्छा, इसमें क्या रहा है कि ये बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। क्या ये सही है? फिर ऑप्शन सी में कह रहा है कि दो वेक्टर का सम है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया जाए तो दैट विल बी ऑलवेज लेस देन द दिस एंड दिस, यानी कि अलग अलग उनके इंडिविजुअल जो मैग्नीट्यूड है उनसे छोटा ही होगा। क्या ये सही है? और यदि डी ऑप्शन को देखा जाए तो दो वेक्टर का सम कर दिया, उनका जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी ऑलवेज लेस आर इक्वल, ऑलवेज लेस आर इक्वल, यानी या तो छोटा होगा, या तो उससे छोटा होगा, या तो उसके बराबर होगा। अलग अलग इनके मैग्नीट्यूड को जोड़ा जाए तो या तो उससे छोटा होगा या तो उसके बराबर होगा। तो क्या ये सही है? हाँ, कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन। जानते हैं कि व्हेन टू वेक्टर्स एडेड, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड देखा जाए क्या होता है बेटा, तो मैग्नीट्यूड यदि आर को देखा जाए तो दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दिस इज द वेक्टर एडिशन रूल। और देखा जाए कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू, तो यू नो दैट द मैग्नीट्यूड इज मैक्सिमम मींस, जैसे कि मान लो बेटा कि कोई दो वेक्टर है, एक का मान है 4 और दूसरे का मान है 5, और मैं कहूँ कि इनका मैक्सिमम मान एडिशन करने पे कितना हो सकता है, दैट विल बी ए प्लस बी, यानी कि 5 + 4 दैट विल बी द 9 maximum value. And what will be the maximum difference? That will be the difference means कि a1 minus b1, यानी कि 5 है 4 है तो that is the a minus b, that will be the 1। यानी कि दोनों के सम और दोनों के डिफरेंस के बीच में दो वेक्टर का सम हमेशा लेस करता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है और मिनिमम वैल्यू ये हो सकती है, इनका डिफरेंस हो सकता है, तो मैक्सिमम वैल्यू दोनों के सम के बराबर हो गई और मिनिमम वैल्यू दोनों के डिफरेंस के बराबर हो गई। और जब डिफरेंस होगा इसका मतलब कि दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के से कम होगा, डिफरेंस होगा। तो अब यहाँ पर हुआ क्या बेटा, तो सम ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी ऑलवेज लाइज बिटवीन,
यानी कि दोनों का सम और दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। द ऑप्शन डी इज विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके बेटा, किस पे निशान मारना था? दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यानी यदि बराबर होगा जब मैक्सिमम होगा, अदरवाइज दैट विल बी द लेस, यानी कि उनसे कम होगा, a प्लस बी से कम होगा। तो दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। क्लियर हो गए? आइए अगला क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, ये मोस्ट स्टैंडर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जानते बेटा कि अब एक को याद होगा आपको, तो ए लॉन्ग सॉलिनॉइड ऑफ द लेंथ एल, यानी कि कोई एक सॉलिनॉइड बेटा जिसका लेंथ एल है, कह रहा है कि क्रॉस सेक्शन एरिया उसकी ए है, हैविंग n1 टर्न्स, और नंबर ऑफ टर्न्स कितना बेटा? n1। ए स्मॉल कॉइल इज n2 टर्न प्लेस्ड इनसाइड द कोएक्सियल, यानी कि ये बेटा एक कॉइल है जो सॉलिनॉइड है जो n1 है, और उसके अंदर एक दूसरा रखा हुआ है जिस पे टर्न n2 है, कोएक्सियल, यानी कि दोनों एक ही सिचुएशन में सेम सेंस में रखे गए हैं, और नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग है, n1 और n2 है। टर्न्स प्लेस्ड इन कोएक्सियल, कह रहा है कि व्हाट मे बी द वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस। यस बेटा, तो ये फार्मूला आप जानते हैं कि बार बार पूछा जाता है। तीन ही क्वेश्चंस आते हैं, या तो सेल्फ इंडक्टेंस का पूछेगा बेटा, या तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का पूछेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे मान लीजिए कि ये कोई सर्कुलर कॉइल है तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना होता है, दो कॉइल है सर्कुलर तो उसका मैं ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है तो कितना होता है, या तो ये पूछेगा कॉइल, या नहीं तो फिर सॉलिनॉइड का पूछेगा बेटा। तो याद होना चाहिए बेटा। तो इसका आंसर कितना होता है बेटा? प्रूफ आपको हो सकता है याद हो बेटा, नहीं याद है तो फिर जरूर याद करके जाइएगा। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस जरूर याद करके जाइएगा। दिस इज द आंसर। प्रूफ में बेटा मैं इसमें जो मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन प्लेलिस्ट में जाएगा, मैग्नेटिज्म में पूरा प्रूफ इसका वहाँ पे दिया हुआ है ना बेटा। तो यहाँ फिर दोबारा आप क्योंकि आपके पास टाइम नहीं था बेटा, तो अभी समय आपके एग्जाम का समय है, तो मैंने आंसर क्या होता है आंसर पे ध्यान दें, म्यू नॉट ए n1 n2 अपॉन एल। और यदि प्रूफ देखना है कहाँ से आता है कैसे आता है बेटा, तो मैग्नेटिज्म में दिया हूँ ऑलरेडी गिवन दिस, तो आप वहाँ पे जाकर के तुरंत प्ले लिस्ट में जाइए और चेक करिए बेटा कहाँ पर है ना बेटा। चलिए, तो ये सब प्रूफ वगैरह सब कुछ दिया बेटा। तो दिस इज द आंसर, कीप इन माइंड, लर्न द फार्मूला। ओके, नेक्स्ट। अब कह रहा है कि द पोजीशन x ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय, then x equal to v naught upon alpha 1 minus e to the power alpha t. Okay, and you have to find, and it is also given, this is the alpha is the constant which value is greater than 0, and what is the dimension of the v naught and alpha। कह रहा है कि v naught और alpha का मान बताओ। v naught कहाँ पर है बेटा? या और अल्फा कहाँ पर है? या। कह रहा है कि इसका और इसका दोनों का डायमेंशन बताओ। ओके, तो बेटा आपको डायमेंशन बताना है, वी नॉट और अल्फा का आपको डायमेंशन बताना है। चलो बेटा देखिएगा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे डायमेंशन 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए बेटा। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं ना, आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब आइए ऑप्शंस को तो देखने की जरूरत नहीं होती बेटा, पहले आपको क्वेश्चन को समझना कि क्या दिया हुआ है। आप जानते हो बेटा कि पावर ऑफ द एक्सपोनेंट ऑलवेज 1 होता है, तो यह एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सॉल्व ना बेटा, IIT वगैरह में भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो वहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बहुत ही बेहतरीन होता है। क्या एक लाइन केवल आपको याद हो तो आप तुरंत आंसर मार देंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं ये डायमेंशन के। क्या पावर ऑफ द एक्सपोनेंट, यानी कहीं पर भी एक्सपोनेंट का जो भी पावर होगा वो 1 के बराबर होगा ना। जैसे मान लीजिए कि साइन ओमेगा t प्लस के एक्स लिखा हुआ है कहीं पर, तो साइन के आगे की जो भी टर्म होगा वो 1 के बराबर होगा। एक्सपोनेंट पर जो भी पावर होता है दैट विल ऑलवेज इक्वल टू 1, उसको बराबर 1 कर दीजिए, वहां से आंसर आ जाएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब जरा देखिएगा, मैं दिखाऊं यहाँ पर आपको। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि x पोजीशन है, ये कह रहा साफ साफ दिया हुआ है कि पोजीशन है। v नॉट क्या है पता नहीं, कांस्टेंट है। अल्फा क्या है? कांस्टेंट है। 1 माइनस c पावर अल्फा t। देखो बेटा, तो अब ध्यान देखिएगा, इस माइनस का कोई मतलब यहाँ पर नहीं था डायमेंशन के केस में। तो अब यहाँ पर दिया है कि यह माइनस अल्फा टी, माइनस के छोड़ दिए, अल्फा टी का मान कितना हो गया? 1। यानी कि जब भी कभी भी ई के ऊपर कोई भी चीज लिखी हुई हो तो इसको बराबर 1 कर दिया, जो भी लिखा हुआ हो पावर उसको बराबर 1 कर दीजिएगा, और जो ही 1 करेंगे यही के लाइन में तुरंत फटाफट आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा ऐसा देखिएगा, पावर ऑफ द एक्सपोनेंट इक्वल टू सिंस 1 होता है एंड देयरफॉर अल्फा टी पावर दिया, अल्फा टी इक्वल टू 1, अल्फा बराबर क्या होगा 1 अपॉन टी, और टी चूंकि फंडामेंटल क्वांटिटी है बेटा, टी ऊपर गया, टी पर माइनस 1, तो यस ये देखिए आंसर आ गया। तो अल्फा 1 का हो गया। अब दूसरा दिया है क्या बेटा, कह रहा है कि देखो अब फिर से आ जाइए, अब जानते हैं
कभी भी डायमेंशंस में बेटा मैं ऑलरेडी सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेटा सब कुछ मैं समझाया हूँ थ्योरी में, लेकिन इस आज एग्जाम का समय है तो एग्जाम के समय में मैं थोड़ा सा फास्ट जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहा हूँ। और थ्योरी डिटेल पढ़ने के लिए जानते बेटा कि यार डिटेल पढ़ने के लिए तो सब वीडियोज़ मैं दिया हूँ, वहाँ पर जा करके पूरे क्लियर अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लें। अब देखो बेटा, तो आज यह लेक्चर विशेष करके उनके लिए है कि जिनका भी 2 दिन बाद एग्जाम है। ओके बेटा, देखिएगा अब x इक्वल टू वी नॉट बाई अल्फा, तो वी नॉट बाई अल्फा यस, और सपोज करें बेटा देखो यहाँ पे, तो कभी भी 2 समान फिजिकल क्वांटिटी के ही जोड़ा जा सकता है और 2 समान फिजिकल क्वांटिटी को ही आपस में से घटाया जा सकता है। तो अब देखो बेटा x इक्वल टू वी नॉट बाई अल्फा है ना, तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पर जाएगा वी नॉट बाई अल्फा होगा, और इसमें भी जाएंगे तो यहाँ पर वी नॉट बाई अल्फा होगा। तो अब देखो बेटा, अब यानी कि जो ब्रैकेट तोड़ने पर वी नॉट बाई अल्फा मिला और फिर माइनस जो मिला, यानी दोनों आपस में बराबर है क्योंकि बीच में सब्ट्रैक्शन लगा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि इंडिविजुअली वी नॉट बाई अल्फा बराबर एक्स हो गया। अब जरा देखना, अब आगे आ जाइए सोल्यूशन में, देखिए बेटा इसका मतलब कि इंडिविजुअली एक्स इक्वल टू वी नॉट बाई अल्फा हो गया, और जब ये दोनों बराबर हो गए तो वी नॉट बराबर क्या हुआ एक्स इंटू अल्फा, तो वी नॉट बराबर हो गया एक्स इंटू अल्फा हो गया बेटा। और वी नॉट बराबर क्या हुआ एक्स समान क्या होता है बेटा एल, क्योंकि पोजीशन बेटा बोला है, पोजीशन मीन्स लंबाई, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, तो ये एल हो गया और अल्फा का टी पर माइनस 1 आया ही है। इसका मतलब कि इसका डायमेंशन कितना हो गया, एम नहीं है इसमें तो एम पर नॉट कर लगा देंगे, 0 लगा देंगे, तो इस यानी कि एम का डायमेंशन 0 हो गया, एल का डायमेंशन कुछ नहीं मीन्स 1 हो गया और टी का डायमेंशन -1 हो गया। एंड देयरफॉर द व्हाट इज द फैंटास्टिक आंसर, दिस इज द dimension of V naught and this is dimension of the alpha, therefore the option C is the correct option. Okay beta, next question number 43. Question number 43. So what is the question? Okay, from top of a tower a stone is when thrown up, यानी क्या बेटा कि ये कोई बिल्डिंग है, जब ऊपर की तरफ से कोई पत्थर को ऊपर जस्ट ऊपर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है ना, तो इट टेक्स 9 सेकेंड, यानी कि 9 सेकेंड में पृथ्वी पर वापस आता है, अर्थ पर वापस आता है। टू कम्स ऑन द ग्राउंड व्हेन थ्रोन डाउनवर्ड, यानी जब उसी बिल्डिंग पर से नीचे थ्रो करते हैं उसी स्पीड से डाउनवर्ड, त्याला कि इट टेक्स 4 सेकेंड, तो फिर 4 सेकेंड लेता बेटा, ध्यान देना ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा चुका पहले भी। तो इट टेक्स 4 सेकेंड क्या टू कम्स ऑन द सेम ग्राउंड, यानी कि सेम जगह पर उसी स्थान पर आने में फिर वो लेता है 4 सेकेंड। अब कह रहा है कि स्पीड ऑफ द कांस्टेंट, अर्थात दोनों में किस में स्पीड एक है ये बेटा, क्या है कि लेट ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट, क्या है कि उसी स्थान से जहाँ से फेंका जा रहा है ऊपर और नीचे दो केस में, क्या है वहाँ से छोड़ दिए होते तो कितनी देर में आता। ओके बेटा, तो ये पूरी थ्योरी मैं एक्सप्लेन किया हूँ, और यहाँ पे मैं शॉर्टकट फॉर्मूला, ऐसे क्वेश्चन का जब भी आपको पूछा जाए बेटा तो क्या करिएगा, आप 4 ऑप्शंस दिया बेटा, तो देखिए 3 केसेज हैं, जब ऊपर थ्रो किया या जो मान लो बेटा स्पेस है या कोई बिल्डिंग है, ऊपर थ्रो कर रहा है तो ऊपर गया और आया, समय लिया t1, जब उसी स्थान से उसी हाइट से जब आपको नीचे थ्रो किया उसी स्पीड से, तब वो समय लिया t2। अब कह रहा है कि छोड़ दें, यानी थ्रो नहीं कर रहे हैं, छोड़ दे, फ्री फॉल, दिस के साथ फ्री फॉलिंग, और यदि हम छोड़ दें तो सपोज किया कि टाइम होता है t, ओनली द टाइम इज t, तो keep in mind always it has been proved in the videos, yes, in the previous video has been proved, then what will be the answer of this question, there is a very smart formula, yes, क्या कि t बराबर क्या होता है बेटा, तो t बराबर होता है always t equal to under root t1 t2, so t equal to always under root t1 t2, yes, fantastic, has been proved in the previous videos, yes, you can see, you can watch that, and therefore the t will be under root t1 t2, and since t1 is the 9 and t2 is the 4, that is the 36, that is the 6 second is the answer. Fantastic answer, this is the answer, option number C. So therefore, yes, this is a very smart process, yes, write the formula, note the formula, t equal to under root t1 t2, and the situation should be learned. That's the t1 is the, in case of when body is projected from the height in the upward direction with the velocity u, and this is the down, in the second case it projected downward from the same height, downward with the same velocity u here and the u here also, and this is the case of the u is 0, this is the case of the free falling, and the time is t, then keep in mind always under this situations t will be always under root t1 into t2. This is a very smart trick to find the answer. Okay, and therefore the answer will be option number C. Next question 43 दो बार हो गया बेटा, 43 एक क्वेश्चन चलो ज्यादा हो जाएगा आपका। ए वायर कैरिंग करंट आई, क्या कि ये वायर कैरिंग करंट आई ऑफ an infinite length of the and folded at 90 degree and
केप्ट इन एक्स वाई प्लेन। एक वायर है बेटा, इनफाइनाइट लंबाई का वायर है, उसमें करंट आई बह रही है और उसको 90 डिग्री पे फोल्ड करके रख दिया गया है ना। 90 फॉर डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द एंगल बाइसेक्टर एट पॉइंट पी। कह रहा कि जो दोनों के बीच की जो 90 डिग्री पर रखा गया है, इनके एंगल का बाइसेक्ट जो कर रहा है, यानी कि ये बात सीधे सीधे दिया हुआ है कि दिस एंगल इज द 45 एंड दिस एंगल इज विल बी आल्सो 45। So angle is the 45 and angle is the 45. This is the point P, and this distance is from here to here. This distance is given R. Okay. So and you have to find that what will be the value here. You have to find the what will be the value here, means what is the magnetic field here. The first option are given. First option is the zero. Means दो है ना बेटा, तो जैसे ये है जैसे ये है, तो कंफ्यूज करने के लिए फर्स्ट ऑप्शन को ही जीरो दिया हुआ है। और जैसे देखा जाए हम लोग जो बेटा जो हैंड स्क्रू हैंड वाला जो रूल है बेटा ना, तो उसे देखा जाए तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यस, वेरी सिंपल, देखो बेटा वेरी सिंपल। यस, टेकिंग द index finger, keep this index finger in the direction of the current and rotate your hand in the clockwise direction. The direction of this thumb, the tip of this thumb at all the points always represent during the rotating, it always represent the direction of the magnetic field at that point. And since this is the wire, this is the wire, yes, rotating this in the clockwise direction, then what will be the happen? Yes, यहाँ से इस प्लेन से ये ऊपर आ रहा होगा ना बेटा, और इस साइड में देखोगे तो इनसाइड हो रहा होगा। जस्ट यहाँ पर भी देखा तो ऐसे मीन्स की ऊपर, यानी कि यहाँ पर इस वायर का फील्ड यदि हो B1 और इस वायर का फील्ड हो यहाँ पर B2, तो therefore the resultant field at this point B dash equal to no problem B1 plus B2, यानी दोनों एक ही सिचुएशन में है। अब कह रहा है कि सेकंड ऑप्शन इज सो मच, थर्ड ऑप्शन इज सो मच, फोर्थ ऑप्शन इज सो मच, देन व्हाट इज द आंसर, व्हिच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? यस, कम ऑन द पॉइंट ऑन द सॉल्यूशन। ओके बेटा, देखिए तो दिस इज अ सिंस इन अ वायर इज इनफाइनाइट, देयरफॉर दिस पॉइंट इज लाइज एट द इनफाइनाइट एंड दिस पॉइंट विल always goes to infinite because the wire is infinite. And now taken suppose this is the wire number 1, this is the wire number 2. Determine first of all the what is the magnetic field at this point of this wire. ओके बेटा, तो कहीं पर भी आप जानते हो कि ऐसी बेसिक थ्योरी क्या है, तो जानते हो बेटा कि यदि कहीं पर भी यह वायर है और ये इनफाइनाइट इंड पर है और ये दूसरा एक इंड इसका बेटा ये भी इनफाइनाइट इंड पर है, तो आप जानते हैं अरे यार आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपको बतानी हो और यहाँ से वायर से लेकर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ध्यान दीजिएगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर, करंट कैरिंग वायर करंट इज आई, और यदि माना जाए आर है, तो देन व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड हियर? Then what will be the magnetic field here? You know the formula for this. क्या फार्मूला बेटा इसके लिए? तो आप जानते हैं कि B बराबर क्या होता है बेटा? B बराबर होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो आप देख रहे हैं बेटा कि यह चूंकि यदि जब वायर इनफाइनाइट होगा ना, वायर इनफाइनाइट होगा, तो जब ये वायर इनफाइनाइट होगा यदि इधर भी और इधर भी, तो अल्फा और बीटा देखो बेटा, ये अल्फा होता है ये बीटा होता है, तो जब वायर इनफाइनाइट होगा तो वह अल्फा का मान 90 हो जाएगा, और यह इधर वाला जब इनफाइनाइट होगा तो यह बीटा का मान इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि यदि वायर इनफाइनाइट जिस इंड पर इनफाइनाइट होगा वहां पर एंगल अल्फा या बीटा जो भी होगा वह 90 होगा। अब यदि तो अब अपने केस में देखा जाए कैसा बेटा, अपने केस में देखिए, तो अब अपने केस में यदि देखा जाए वायर को डायग्राम में देखते हैं, ऊपर जो डायग्राम इसमें से निकालते हैं, देखिए आइए, अब ये तो कंसेप्ट रहा। अब देखिए अब इस वायर को यदि लिया जाए ना बेटा, इस वायर को ले लिया तो बीटा का मान तो यहाँ पर 0 दिख रहा बेटा, अब हमको यहाँ पर बताना है, तो यहाँ से देख रहे हैं ये एंगल 45 है बेटा, यह भी एंगल 45 ही होगा। अब यह भी एंगल 45, ये किसका मान लिया कि ये अल्फा है, तो अल्फा बराबर हमारा कितना होगा 45, और दूसरा एंगल कहाँ पर जाकर मिलेगा इनफाइनाइट पर, तो ये कितना हो गया 90 डिग्री है ना, सीधे इनफाइनाइट पे मिलेगा। इसका मतलब कि बीटा बराबर क्या हो गया 90 डिग्री। तो पहले केस के लिए अल्फा बराबर हुआ 45 डिग्री और बीटा बराबर हो गया 90 डिग्री, हो गया। अच्छा, अब दूसरे केस के लिए देखा जाए, अब यहाँ इसके लिए देखा जाए बेटा, इस पॉइंट से देखा जाए इस वायर के लिए, ये वायर है, इसके देखा जाए तो अब इसके लिए क्या होगा, बीटा बराबर हो गया 90, बीटा बराबर हो गया 45 डिग्री और अल्फा बराबर हो गया 90 डिग्री, हो गया। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि जो b बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा में दोनों मान एक बार हमको रख देना है। तो अब जा देखना बेटा, अल्फा बराबर 90 बीटा बराबर 90 ना, यदि कर देते हैं तब तो वैल्यू इतनी आती है, आप जानते हैं फार्मूला याद है, लेकिन ये तो हम लोगों से पूछा नहीं है।
हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। देखिए अब B1 बराबर आपका क्या होगा, B1 बराबर तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर साइन 45 प्लस 1, तो साइन 45 1 बाई रूट 2 हो गया बेटा, 1 बाई रूट 2 और 1 प्लस 1 बाई रूट 2 मान लिया। B2 बराबर जस्ट ऐसे ही म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर और 1 बाई रूट 2 प्लस 1 हो गया। अब B डैश बराबर क्या, दोनों एक ही दिशा में है, दोनों को प्लस करना था, तो B1 प्लस B2 म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर 1 प्लस 1 अपॉन रूट 2 और इनसे ट्वाइस है यानी 2 बार है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब वैल्यू कितनी आ रही है तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर और देखो बेटा 2 को ब्रैकेट अंदर ले जाइए ब्रैकेट के, तो 2 प्लस 2 बाई रूट 2 आएगा ना, और रूट 2 से यह कटेगा तो 2 प्लस रूट 2 आ जाएगा, तो 2 प्लस रूट 2 आ जाएगा। दिस इज द आंसर, मींस द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ ध्यान देना। हो गया। देखिए अब यह क्या प्रोसेस है, तो ये आसान क्वेश्चन है, जरूर किए होंगे आप, ये जरूर किए होंगे, तो एक बार बस उससे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ना उनको जरूर देख लिए। यानी कि मैग्नेटिज्म से इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, तो 2 प्लस 2 यानी कि ऑप्शन बी वाज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अब कह रहा है कि बैटरी ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो, कह रहा है कि बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है, कोई बैटरी है बेटा जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है, इज ए कनेक्टेड विद नेटवर्क और उसको किसी नेटवर्क से जोड़ा गया है, एंड करंट इज फ्लोइंग आई और उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, आर का मान दिया 0.5 ओम इच, व्हाट इज द आई, कह रहा है कि आई का मान क्या होगा। अब इसमें पूछा बेटा आई दिया हुआ है, कह रहा है कि आई का मान क्या होगा, और आर 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 सभी हैं, और आर बराबर 0.5 ओम दिया, बी बराबर 3 वोल्ट दिया है, और इंटरनल रेजिस्टेंस आर का मान पहले दे रखा है 0 है। चौथा, अब इस नेटवर्क बहुत ही सिंपल सा, देखने में बहुत टेक्निकल लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। जानते हैं कि जब भी कहीं पर भी इस तरह का कोई भी डायग्राम होता है बेटा, तो यह देखिए यह रेजिस्टेंस बराबर है ना, तो यह और यह दोनों सेम पोटेंशियल पर हो गए। यह भी जानते बेटा कि यह और यह दोनों सेम पोटेंशियल पर हो गए, और सेम पोटेंशियल होने के कारण इसमें कोई करंट नहीं बहेगी, तो यह नॉन इफेक्टिव हो गया। यहाँ पर भी वही बात बेटा, इसमें कोई करंट नहीं बहेगी, नॉन इफेक्टिव हो गया। यस, दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक, इसे बोलते हैं डेल्टा स्टार मेथड बोलते हैं बेटा। दिस इज अ डेल्टा स्टार मेथड, जो मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करवाया हूँ इस पर। अब देखो बेटा हुआ क्या कि जब ये नॉन इफेक्टिव हो गया तो यह और ये तीनों सीरीज में हो गए, और यह तीनों सीरीज में हो गए, तो आर पर 3R और यहाँ पर आर 3R हो गया, और 3R का जो पैरेलल में करो बेटा तो 1.5R हो जाएगा, हाफ हो जाता है उसी का। तो R प्लस R 3R निकालेंगे कैसे, R डैश इक्वल टू बेटा R1 R2 अपन R1 प्लस R2 3R प्लस 3R इंटू 3R अपन 3R प्लस 3R, एंड दैट विल बी 1.5R। डायरेक्ट मौखी बता सकते बेटा। अब चूंकि एक आर का मान दिया है 0.5, therefore this becomes how much, the 15 into so much is 0.75, and since you have to find the value of the current, and therefore the voltage is given 3 volt, so 3 volt upon 0.75, that multiplied by 100 in the numerator and denominator, you will get here 300 becomes here and 75 here, that is the 4 ampere. 4 ampere will be the current. This option number C is the correct option. Option number C is the correct option. Yes, so therefore the value is what is the current flowing in this. Yes, अब एक ब्रांच में पूछता बेटा कितना बह रही है, तो 4 एम्पियर बेटा यहाँ की वैल्यू आई, तो ये 2 एम्पियर, चूंकि यह रेजिस्टेंस दोनों में बराबर है, तो 2 बेटा, तो यहाँ पर कितना हो जाता है 2 एम्पियर यहाँ पर बह रही है, 2 एम्पियर करंट यहाँ पे बह रही है। ये पोटेंशियल डिफरेंस वाले यहाँ पर पूछ रहा है, दोनों बिंदुओं के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना है। मान लो कि नाम दे देता बेटा, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी कहता, बी और ए बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो पूरा पोटेंशियल चूंकि बेटा यहाँ पर 3 वोल्ट है, तो 3 वोल्ट यहाँ पर होगा, 3 वोल्ट का पोटेंशियल 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, तो 1 वोल्ट 1 वोल्ट 1 वोल्ट 1 वोल्ट यहाँ पर आएगा। क्लियर, बहुत आसान होती है बेटा, फिजिक्स इज मच इजी। ओके, एंड देयरफॉर द but what is asked, which has asked in this question, that answer will be so much. This is the C equal to 4 ampere. The next question is ratio of the mass of the two copper wire is A and B each so much. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, देखिए यार क्वेश्चन सब क्या है कि रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ द टू कॉपर वायर A and B is 2:3 and the ratio of the length is so much, यानी कि अब मास का रेशियो दिया है और लेंथ का रेशियो दिया है। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंसेस, 4:9, 4:3,
32 रेशियो 27, 27 रेशियो 32, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो बेटा, तो आपने क्या रेजिस्टेंस का रेशियो मास के फॉर्म में निकाला है? नहीं निकाला है तो बेटा निकाल करके जाइए, यदि पूछ देगा तो क्या होगा, क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है और ये सब लगने ही चाहिए। अब चलिए बेटा देखिए, अब क्या करेंगे आप? तो सिंस यू नो द मास ऑफ द बॉडी इज हाउ मच, you know the mass of the body m, so yes equal to, can you write m, so you can write m equal to v into d, means क्या कि volume into density, you can write the mass equal to volume into density, since mass is m equal, you can write v into d, therefore the v will be how much mass upon d, and you can say that the v is the volume, and you know that the volume equal to cross section area into length, so v equal to, you can write a into l, a into L can be written here as how much? You can write how much? That is the m upon d, m upon d, m upon d. From here you can get the value of m equal to d into a into L. Yeah, you can find the value of a, it will be how much? So a cross section area is how much? So cross section area a बराबर m upon d into L. D क्या बेटा? D क्या है? तो d is the density. D is the density and L is the length. You have to change, you have to convert the formula r equal to rho L by A. You have to replace A by the M and D. Okay, because this question is based on the mass, and therefore since you know that r equal to rho L by upon A, rho is the specific resistance, L is the length and A is the cross section area, and therefore R1 equal to rho L upon A. Since now you know that M equal to A equal to M upon D into L. Okay, A equal to M upon D into L, and put the value here. R1 equal to rho L D into L upon M1. It becomes like this, and since L is here and L is here, therefore you will get rho D into L1 square. And by the same way, R2 can be written rho d L2 square upon M2. And therefore, since mind, rho in the both becomes cancelled, d will be cancelled, and only there will be left L2 square upon M2. Therefore, R1 upon R2 will be how much? L1 upon L2 whole square of this into M2 upon M1. Since the ratio is given L1 upon L2, ratio is given 3:4. Therefore, that will be the square of this. And M1 upon M2 was given 2:3. That is in the reverse order. M2 upon M1, 2:3 becomes 3 upon 2. And therefore solve this. 3 square, that is the 9 into 3, 27. So this is the 27. And this is the 4. 4 square of the 4, that is the 16 into 2, that is the 32. 32, and therefore the answer will be R1 upon R2, that will be 27 upon 32. This is the fantastic answer. Okay. Yes. Watch this line again. R1 by R2, how it converted R1 upon R2 equal to so much, and this is the fantastic formula. Yes, note very fast this equation. R1 upon R2 equal to L1 is upon L2 whole square of this into M2 upon M1. Yes. Note this line. Clear? Next question. A slit of the width D is the illuminated by the light of the lambda equal to so much. The first minima is obtained at the 30 degree. Yes, keep in mind this question most important. 30 degree. What is the width of the slit? तो क्या है कि what is the width of the slit? Yes बेटा, तो स्लिट की आप पूछ रहा है कि बेटा स्लिट की चौड़ाई क्या है? जानते हो बेटा कि d sin options are given so much. So d sin theta equal to L lambda, you know well, and this is the d is the separation of the slit. Since you know that d equal to L lambda by sin theta will be here, and d therefore find the value. Since this is the first minima, therefore d equal to 1 into lambda n equal to 1, lambda equal to so much given to 6200 in the stone, and sin 30 is given. Sin 30, it is given n lambda upon sin 30 degree. So sin 30, this is the half 1 by 2. Yes, 2 will goes in the upper direction, therefore the 2 into 6.2, that is the 10 into 10 to the power minus 7 हो जाएगा बेटा. सॉल्व कर दिया इसी को, तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है? वो आया 12.4 इंटू 10 पावर माइनस 7 आया मीटर में. तो अब मीटर को इसको बेटा ये दशमलव इधर कर दिया तो -6 हो गया, यानी कि आंसर कितना आ गया? तो आंसर इज द 1.24 माइक्रोमीटर, यानी कि माइक्रोमीटर. यस बेटा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. यस बेटा, तो ये आप देखिए इंटरफेरेंस का क्वेश्चन था. ओके,
तो स्लिट ऑब्लिविटी यानी कि डबल स्लिट सिंगल स्लिट यानी डिफ्रैक्शन, इसका क्वेश्चन बेटा डिफ्रैक्शन, तो डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस से क्वेश्चन एक एक जरूर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बेटा आपको कह रहा है कि अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि ये गैलोमीटर, कह रहा है कि गैलोमीटर ऑफ द रेजिस्टेंस जी is shunted by a resistance S to keep main current unchanged। ध्यान देना बेटा, क्या कि टू कीप मेन करंट अनचेंज, यानी ध्यान दीजिए बेटा कि इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई गैलोमीटर है और कोई गैलोमीटर बेटा उसका रेजिस्टेंस जी है और इसमें मेन करंट मान लीजिए कि आई फ्लो कर रही है, आई करंट पहले फ्लो कर रही थी इसमें, और अब उसमें क्या किया कि यस शंट लगा करके ना बेटा, यस शंट लगा करके उसको क्या कर दिया है, उसको शंटिंग कर दिया है उसको, यानी कि शंटिंग के बाद जानते हो क्या होता है, शंटिंग के बाद में टोटल रेजिस्टेंस जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। शंट का मतलब क्या कि ये वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इसे कहते हैं शंटिंग करना। तो यस ये वो शंट है, एस का रेजिस्टेंस यस, क्या कि टू कीप मेन करंट अनचेंज। अब होगा क्या, तो जब रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो गया है तो फिर करंट की वैल्यू बढ़ गई होगी। अब क्या है कि करंट को बढ़ने नहीं देना है, करंट उतना ही रहे, तो करंट को उतना ही रखने के लिए आपको एडिशनल रेजिस्टेंस कितनी जोड़ना पड़ेगा, तो यह पक्का जोड़ना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा। अब रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए माना कि हमने रेजिस्टेंस आर जोड़ा, तो आप आर को किस में जोड़ेंगे, सीरीज में कि पैरेलल में, रेजिस्टेंस को बढ़ाना है तो इसलिए सीरीज में जोड़ेंगे, तो सीरीज में जोड़ा तो व्हाट वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस शुड बी एडेड। तो अब कह रहा है सो मच दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन सम years before। तो yes, what is the concept here? Suppose this is a galvanometer. You know that after the shunting, this is the G and this is the S. This is the S. यानी कि this is the shunt. यह क्या बेटा, ये shunt है। तो what will be the resistance, यानी कि इन दोनों को देखा जाए कि ये बीच में रेजिस्टेंस कितना हो गया और मेन करंट पहले जो थी ना बेटा वो आई थी, तो अब रेजिस्टेंस कितना हो गया, दोनों पैरेलल में जुड़े हैं तो रेजिस्टेंस GS अपन G प्लस S हो गया होगा। अच्छा अब क्या क्या है बेटा, देखो बेटा करंट मेन वाला पहले वाला ये था, अब कह रहा कि फॉर द सेम करंट रेजिस्टेंस शुड बी सेम, यानी जब भाई रेजिस्टेंस करंट उतना ही बने देना है तो रेजिस्टेंस तो बराबर होना चाहिए, एक ही चीज हो सकता है। तो इन पैरेलल ड्यू टू द शंटिंग रेजिस्टेंस हैज रिड्यूस्ड, तो क्योंकि पैरेलल शंटिंग के रेजिस्टेंस जानते हुए कि कम हो जाता है, कह रहा कि इट हैज टू इंक्रीज, यानी कि अब इसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। अब करना क्या होगा, ए रेजिस्टेंस आर शुड बी एडेड इन द सीरीज, तो इसे हर आदमी सीरीज में जोड़ना होगा, तो आर डैश बिकम्स नाउ हाउ मच, आर प्लस जी एस, पहले तो इतना था ही शंटिंग के बाद, तो अब शंटिंग जब शंटिंग कर दिए, पहले तो केवल जी था और शंटिंग कर दिए तो इतना हो गया, अब क्या करना है, फाइनली क्या करना है, उसमें एक रेजिस्टेंस और जोड़ना है आर, और हमको इसी की वैल्यू बतानी है कि हमने कितना जोड़े कि करंट में कोई चेंजिंग ना हो। तो पहले कुल रेजिस्टेंस कितना था जी, बाद का कुल रेजिस्टेंस कितना हो गया, इनको पूरा मिलाकर इतना हो गया, तो आर प्लस जी एस अपन जी प्लस एस हो गया बेटा, यही हमको आर का मान निकालना है। तो आर बराबर कितना हुआ, ये इधर चला जाएगा, तो आर बराबर कितना हुआ, तो जी माइनस जी एस अपन जी प्लस एस मल्टीप्लाई दिस जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस जी एस माइनस जी एस, एंड नाउ दिस विल बी कैंसिल, जी एस becomes cancelled and that will left g square upon g plus s. So r equal to g square upon g plus s. This is a fantastic answer. The option is second, B option is the correct answer. B option is the correct answer. Okay, watch this all the lines twice again. What is the concept? Most important questions. सभी ऑप्शन को बड़ा मिलते जुलते देख रहे हैं ना, एस स्क्वायर अपन एस प्लस जी स्क्वायर अपन एस प्लस जी अपन जी प्लस एस, जी स्क्वायर अपन 2 प्लस एस, तो सभी स्क्वायर तो ऑप्शंस करेक्ट है, जी स्क्वायर अपन एस, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन एंड अल्फा पार्टिकल, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्या कह रहा है कि ये प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स having same kinetic energy, बेटा सबकी kinetic energy सेम है बेटा, ध्यान देना, and are moving along the circular trajectory, और किसी सर्कुलर ट्रेजेक्टरी पर मूव कर रहे हैं in a same magnetic field, और क्या है बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड यानी कि B का जो मान है ना बेटा वो भी क्या दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है। कह रहा है कि लेट RP यानी कि रेजिस्टेंस वो रेडियस ऑफ द प्रोटॉन, radius of the deuteron and the radius of the alpha particles are their radii, क्या कि then
क्या होगा, विच वन इज करेक्ट ऑप्शन, किसका रेडियस ज्यादा होगा, किसका रेडियस कम होगा, किसका रेडियस बराबर होगा, ये पूछ रहा आपसे। आइए अब यहाँ पर देखो बेटा, ये कौन वाला क्वेश्चन है, मैग्नेटिज्म में जब चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जब चार्ज पार्टिकल कहीं पर सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, ये उसका क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आर बराबर एम वी अपॉन क्यू वी, यू नो वेल दैट दिस इज द रेडियस। Since mv is the linear momentum, you know that the half mv square equal to kinetic energy, you know where, and therefore mv square will be how much? तो m एक या मैं भी mv square की वैल्यू को निकालिए, तो 2 से वहाँ चला जाएगा, तो 2 into kinetic energy हो गया। अच्छा, 2 into kinetic energy that becomes now, and now multiplied by m in both sides. So you will get m square v square equal to 2 kinetic energy into m you will be get, and since you know that mv equal to linear momentum, that is the p, so therefore this will be the p square. This is the p square. This is the p square, square of the p. P means linear momentum. That will be 2 kinetic energy into m. And therefore, what will be p? The p will be the under root so much. So therefore, r equal to you can write now here r equal to mv upon qv. And since you know that this is the p, and p equal to known as p equal to how much? P equal to under root 2 kinetic energy into m. Okay. So therefore, putting the value here of the value of p will be how much? Under 2 kinetic energy into mass into m upon qb. Now this is the out of the root. So this is the qb. Okay, so this is the qb. Mind here, this is the qb. mv upon qb. Okay. And now what will happen here? Now what will be happen here? So everywhere the only numerator is in the under root. Only numerator qb is not under root. Okay, beta? And therefore now you can write. And therefore now you can write what? You can write this is the like this. This is the r equal to under root m upon q. Q will be out of the root. They would have everywhere q will be the out of the root ना। ये ध्यान देना बेटा, देखो ये नीचे आ गया है, लेकिन ये क्या है कि everywhere that will be the out of root, that will be out of the root. Okay, that will be out, and therefore you can write this is the like this, this is the like this, yes, and this will be the like this. Okay, and here also change it. Only this will be so much. And okay, come on the point. So therefore the r can be written as r direct proportional to under root m upon q. You can write because v energy is constant and the energy is constant. एनर्जी बोला सबके लिए बराबर है, एनर्जी कांस्टेंट, और मैग्नेटिक फील्ड को बोला है कांस्टेंट, और मैग्नेटिक फील्ड बराबर है बेटा ना। देखो बेटा एनर्जी बराबर है, यहाँ से देखिए एनर्जी बराबर सबकी हो गई, और सबका बेटा मास केवल अलग अलग होगा, क्यू सबका अलग अलग होगा क्योंकि बी सबका बराबर है। तो अब किसी में बी नहीं रहेगा, किसी में नहीं, क्योंकि बराबर है, दो वैसे ही कट गया, केवल एम और क्यू पर डिपेंड कर रहा। तो एम अंडर रूट में है और क्यू बाहर है। अब देखो बेटा आरपी बराबर कितना हो गया था, तो पहले हम लोग निकाले प्रोटॉन का रेडियस कितना होगा। तो जानते बेटा प्रोटॉन के मास को यदि एमपी मान लिया जाए और उस चार्ज होता है उसका एक होता है एक प्रोटॉन का, तो ई मान लिया उसको। अब देखिएगा अब ये ड्यूटेरॉन का क्या होता है 1s2, तो 1s2 यानी कि वहाँ पर मास ट्वाइस हो गया, प्रोटॉन का 2 प्रोटॉन होंगे वहाँ पर, तो उसका मीन्स 2 प्रोटॉन के बराबर हो गया, तो 2mp हो गया, और चार्ज तो उतना ही रहेगा, ई ही रहेगा। अच्छा अल्फा पार्टिकल में क्या होता है 2he4, इसका मतलब कि मास प्रोटॉन के मास का 4 गुना हो गया और चार्ज ट्वाइस हो गया, 2e हो गया। अब देखना बेटा जब ये अब देखना बेटा अब यहाँ पर ये 4 का रूट आपने ले लिया, तो जब ये 4 का रूट लिया बेटा तो 2 आ गया बाहर, 2 बाहर आया और 2 पहले से बाहर था, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो जब 2 से 2 कैंसिल होता है एमपी अपॉन ई आया, रिजल्ट क्या मिला यहाँ से आर अल्फा बराबर क्या हुआ बेटा, तो आर अल्फा की वैल्यू बेटा ये तो 2 कट गया है ना बेटा, तो जब 2 कट गया है तो यहाँ नहीं रहा, तो ये क्या हुआ अंडर रूट क्या एमपी अपॉन ई हुआ। अब देखना बेटा कि 2 बेटा अब ध्यान दीजिएगा कि 2 रेडियस आपस में बराबर हो गए, कौन कौन, एक अल्फा और एक पी, देखिए बराबर हो गए, अल्फा और पी बराबर हो गए, और एक किसका हुआ एक √2 टाइम से ज्यादा है। यानी कि यदि मैं ये कहूँ कि इनके रेडियस में आरपी इक्वल टू आरपी रेशियो आर अल्फा रेशियो आर डी का मान कितना होगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, तो आप कहेंगे यह दोनों बराबर हैं, यानी कि 1:1 कर देंगे इसको।
हो गया ना। इसका कितना है, तो इसका कितना बेटा, तो इसका आया है √2 आया है। यस, दिस विल बी द रेशियो, यानी कि दो बराबर होंगे। तो देखो बेटा, अब आरडी का मान देखो बेटा, आरपी और आर बराबर है, और डी का मान ड्यूटेरॉन का रेडियस जाता है। अब ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। क्या, आप फिर से याद करिए यहाँ पर कि अल्फा और प्रोटॉन का बराबर है और ड्यूटेरॉन का ज्यादा है। तो अब देखा जाए ऑप्शन ए क्या है बेटा, अल्फा, देखिए आरडी का ज्यादा, इसका ये दोनों बराबर है, यानी कि मीन्स कि आरडी विल बी ग्रेटर देन यह और यह बराबर है बेटा, यानी कि अल्फा बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, ये दोनों बराबर नहीं है ना, डी बड़ा है ना बेटा। तो अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना होगा, तो ऑप्शंस को थोड़ा सा सही कर दिया जाए। ए आंसर दिया हुआ है बेटा, तो देखिए अब इसको आंसर इसका क्या बन जाएगा, तो अब इसका आंसर हो जाएगा कि प्रोटॉन बेटा आर पी इक्वल टू आर अल्फा, ओके बेटा, आर अल्फा एंड लेस देन डी, यानी कि डी बड़ा है ना। नहीं, ऑप्शन तो सही था बेटा, इसको छोड़ दीजिए, दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा बेटा, आर अल्फा इक्वल टू सो मच एंड डी विल बी मोर देन दिस, यानी कि ये वाला जो ड्यूटेरॉन का रेडियस है वो इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, यानी बी पे निशान मानना था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया बेटा, करेक्ट ऑप्शन था आप वहां पर, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, देखो बेटा, प्रोटॉन और अल्फा बराबर हुए और डी वाले का बड़ा है, तो डी वाले का बड़ा है ना, इन दोनों से बड़ा है, यानी कि बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन विल बी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, and the next question is the electric field of the charged hollow sphere. The electric field of charged hollow sphere made of the metal can be explained as, yes, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, और यहाँ से चार्ज हालो स्फीयर का क्वेश्चन एक जरूर होगा, अच्छी तरह से पढ़ करके जाइएगा। देखिएगा, कह रहा है कि स्फीयर मेड ऑफ मेटल कैन बी एक्सप्लेन्ड एज, क्या बेटा कि कोई एक चार्ज हालो स्फीयर है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छी मतलब कि बेस्ट तरीके से कैसे एक्सप्लेन की जा सकती है। देखो बेटा, और क्या कह रहा है, तो पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है कि यार जो है ना कैपिटल आर रेडियस है उसका हालो स्फीयर का और मेटल का बना हुआ, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी इज रेडियल इनसाइड एंड टेंजेंशियल फॉर आर ग्रेटर देन आर। ओके, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, इज रेडियल इन बोथ साइड, आर ग्रेटर देन आर एंड आर लेस देन आर। तो आर ग्रेटर देन आर यानी कि बाहर साइड में और आर लेस देन आर मतलब इन साइड में। अच्छा, तीसरा ऑप्शन क्या बेटा, क्या है, टेंजेंशियल इनसाइड एंड रेडियल आउटसाइड। अच्छा, और चौथा क्या ऑप्शन है, ओनली रेडियल फॉर आर ग्रेटर देन आउटवर्ड। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों, तो जानते हैं बेटा कि यह यदि कोई चार्ज हालो स्फीयर है, तो सपोज किया कि आपने चार्ज दिया क्यू, तो जानते हैं कि मेटल की प्रॉपर्टी होती है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि जब आप उसको चार्ज देते हैं तो चार्ज ऑलवेज लाइज एट द आउटर सरफेस, it always resides on the outer surface and therefore the whole charge will be uniformly distributed. The whole charge will be uniformly distributed. That will be the uniformly distributed. Okay, so this will be the uniformly distributed on the surface, and it is given that the radius is r. When you will move from this here, as the distance increases, suppose this is the distance r, and you have to check that what is the field inside this. So since it here in this according to Gaussian surface, let us consider you have to find here the electric field. Suppose you have to find here the electric field and take this is the distance. This suppose this is the point P, and you have to find the electric field inside at any point. Yeah, draw a Gaussian surface, and according to Gauss's questions, you know that this is here is no any charge. So inside this surface, inside the Gaussian surface, since this is the Gaussian surface, okay beta, so this is the Gaussian surface. So this is the Gaussian surface. So inside the Gaussian surface there is no charge, and therefore there will be no electric field. तो चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, तो therefore electric field will be zero. Electric field will be zero. So this is the fantastic explanation of this question, which there will be no electric field inside. और दूसरे भी एक्सप्लेनेशन होते हैं बेटा, क्या हो, क्योंकि जैसे बेटा कि यहाँ पर अंदर के साइड में सभी फील्ड बराबर होती हैं, क्यों, क्योंकि हर जगह पोटेंशियल बराबर होता है बेटा। तो एट एवरी पॉइंट यू नो दैट द V विल बी कांस्टेंट। तो सिंस एट एवरी पॉइंट V विल बी कांस्टेंट, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी
जो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी equal and opposite at every point, and therefore at every point electric field will be cancelled and that will be the zero, means there is no electric field inside. यानी कि जब भी बात करें बेटा तो r लेस देन यदि r लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि E का मान क्या होता है, जीरो होता है। अब बात रही बाहर क्या होता है, तो अच्छा अब इस सरफेस पर क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये जैसे मान लीजिए रेडियस है और ये बाहर की तरफ रेडियस गिन दीजिए, इसे कहेंगे जो इस पर होगा उसे हम कहेंगे वो रेडियल है, यहाँ पर खींचिए, अब जो इस पर होगा वह रेडियल है। हम जब बाहर निकलते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक साथ पूछ दिया था कि यह जो फील्ड बाहर निकल रहा है ना, तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी है बेटा बाहर, जब बाहर निकलेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अंदर ई का मान क्या है, जीरो है। पोटेंशियल कैसा बेटा, पोटेंशियल अंदर कांस्टेंट होता है। ओके, अब जब देखिएगा ये सरफेस है ना, तो ये हमेशा फील्ड 90 डिग्री पर होती है, यानी कि हमेशा जो फील्ड होती है वह 90 डिग्री पर होती है। हमेशा सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है, किसी भी मेटल के सरफेस पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है, तो यह एंगल हमेशा 90 डिग्री पर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यह रेडियस पर रेडियस हो गया, तो यह इधर बोलेंगे तो रेडियस इनसाइड और इधर बोलेंगे रेडियस आउटसाइड। इसका मतलब अच्छा टेंजेंशियल क्या बोलते, जब फील्ड ऐसे होती तब टेंजेंशियल बोलते। इसका मतलब कि टेंजेंशियल फील्ड तो होती ही नहीं है, तो जितने भी ऑप्शन में टेंजेंशियल है वह तो सीधे सीधे जीरो हो गया। अब यहाँ पर आप इसको क्या कहेंगे, आप कहेंगे रेडियल, रेडियल इधर आउटवर्ड, यानी कि जब आप बाहर निकलते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रेडियल आउटवर्ड होती है और अंदर कोई फील्ड नहीं होती है। देयरफॉर द बेस्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन डी वाज द करेक्ट ऑप्शन। ओनली रेडियल, देख बेटा ओनली रेडियल, इनसाइड में नहीं होती, टेंजेंशियल होती ही नहीं, ओनली रेडियल फॉर आर ग्रेटर देन जीरो। क्यों? क्योंकि अंदर फील्ड नहीं होती। अब अगला क्वेश्चन, अब कह रहा है क्या बेटा, अब यहाँ पे कह रहा है कि ये बॉय रनिंग विद द स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, कोई लड़का है जो यू मीटर पर सेकेंड, या 4 नहीं बेटा यू है, तो यू मीटर पर सेकेंड, यू मीटर पर सेकेंड से कोई लड़का दौड़ रहा है यू मीटर पर सेकेंड से, तो कह रहा है कि बॉय रनिंग विद द स्पीड या यू मीटर पर सेकेंड फॉर मेकिंग रील, यानी कि आजकल फैशन है बेटा रील बनाने का, तो वह रील बना रहा है, तो रील एंड जंप टू क्लियर ए गैप फ्रॉम द लार्जर बिल्डिंग टू द स्मॉलर बिल्डिंग ऑफ ए गैप ऑफ द 30 मीटर। क्या पड़ा कि 30 मीटर, 30 नहीं पड़ेगा तो जितना था या वैल्यू जैसा चेक करना पड़ेगा बेटा कि यहाँ पर कुछ और लिया गया क्या, हाँ 36 है बेटा, तो ये 36 मीटर, तो ये गैप ऑफ द 36 मीटर। लेट स्मॉलर बिल्डिंग इज 12 मीटर शॉर्टर, यानी बेटा कि जो स्मॉलर बिल्डिंग है 12 मीटर छोटी है, मीटर शॉर्टर देन द ओके बेटा, देन वेलोसिटी मस्ट बी ओके। तो कह रहा बेटा कि यहाँ पर कह रहा है आपसे, कह रहा कि वेलोसिटी उसकी जो लड़के की मिनिमम वेलोसिटी बेटा, कह रहा कि मिनिमम वेलोसिटी उसकी मस्ट बी, यानी कि मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। कह रहा है तो बेटा ऑप्शंस कुछ ऐसे दिया हुआ है, कह रहा है कि लेस देन 22 होना चाहिए ना, ग्रेटर देन 22 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, इक्वल टू एग्जैक्टली 21 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, बिटवीन 20 एंड 21 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। अब देखो बेटा आइए क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। अब यह एक लार्जर बिल्डिंग बेटा, यह एक बिल्डिंग है और यह एक दूसरी बिल्डिंग है। यहाँ पे लड़का है, यह हॉरिजॉन्टली अपने आप को यू स्पीड से दौड़ता हुआ जंप करता है हॉरिजॉन्टली। तो जब वो जंप करेगा तो जानते हैं कि जब बिल्डिंग पर से जंप करेगा बेटा तो जी अभी जब आएगा बीच में या बिल्डिंग पर से जो ही जंप किया तो तुरंत जी नीचे काम करेगा। और जानते हैं कि कोई भी बॉडी यदि स्पेस में हो, कोई भी वस्तु यदि स्पेस में छोड़ दिया जाए तो वह पृथ्वी यानी कि अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल के कारण वह नीचे गिरती है, एंड दैट जो गिरना होता है ना दैट इज ऑलवेज फ्री फॉलिंग, तो ये फ्री फॉल करेगा। अब जानते बेटा जब ये जंप करेगा तो ये फ्री फॉल करता है, ये कितना फ्री फॉल करना है, तो इसको फ्री फॉल करना है 12 मीटर छोटी है इस बिल्डिंग से, कि ये जो गैप ये जो दिया हुआ बेटा हाइट ये 12 मीटर है और दोनों बिल्डिंग के बीच का गैप 36 मीटर है। अब इसको इस तरह से जंप करना है कि जितना देर में यह यहाँ पहुंचे बिल्डिंग पर उतनी देर में जंप भी क्लियर हो जाना चाहिए या सेपरेशन भी क्लियर हो जाना चाहिए, यानी कि जब वो बिल्डिंग में पैर रखे इस बिल्डिंग में बेटा तो ये क्लियर होगा तभी तो रखेगा, अदरवाइज ये दोनों के गैप के बीच में गिर जाएगा। परिणाम क्या हुआ, तो सपोज किया जाए कि यह x है, गैप इक्वल टू x, तो जानते हैं बेटा कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है x इक्वल टू ut होती है। अब x समान दिया 36, तो 36 इक्वल टू u into t, and you know this is the case of the free falling, and therefore the t will be under root 2h upon g. So here will be t equal to under root 2 into h. What is the value of the h? So h is given 12 into 10, and you will get here under root
अंडर रूट ये दिस विल बी द 5, दिस विल बी द 5 ओके बेटा। तो 5 and 12 5 t equal to 12/5 तो माइंड हियर 36 equal to u into 2h मीन्स 12 बेटा। तो 12/5 तो √5 and 12 converted 4 into 3 तो 4 दो बाहर चला बेटा √3। तो ये u का a हो गया, u की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। तो u बराबर क्या बेटा, u इक्वल टू 36 इंटू √5, 36 इंटू √5 अपन 2√3 2 से कैंसिल हुआ बेटा, 18 आ गया 18, तो 18 √5 हो गया और अपन √3 हो गया, नीचे पर √3 से मल्टीप्लाई कर देगा तो नीचे 3 बन जाएगा और ये 6 हो जाएगा, 6 इंटू √3 तो आया आपका आंसर 6 इंटू √5 इंटू √3 यानी कि √15 और √15 अप्रॉक्सीमेटली 3.8 के पास आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि अप्रॉक्सीमेटली 22.8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आई 22.8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि u का मान 22 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा होना चाहिए। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो बेटा 22 के आसपास आया तो अब आपके ऑप्शन से चेक करिए क्या दिया हुआ है, क्या है कि लेस देन 22 मीटर पर सेकेंड, नो नहीं हो पाएगा। ग्रेटर देन 22 मीटर पर सेकेंड, यस दिस इज द करेक्ट। इक्वल टू 21 मीटर पर सेकेंड, नो करेक्ट। बिटवीन 20 and 21 मीटर पर सेकेंड, नो करेक्ट। दिस इज द आंसर। एंड any more question? Any more questions? No, there is no more questions. और आज का ओनली फॉर इंफॉर्मेशन टू यू देखो बेटा क्या होने जा रहा है। तो मैं जैसा कि आपको बोला था, पहले भी बोला था आपको ना बेटा, क्योंकि यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही गेस करके देना है कि कोशिश हमारी ये है कि जो इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपके बार चलते चलते एग्जाम के समय आपको दे दूँ। और अब जरूरत इस बात की बेटा कि चलते चलते मैं पूरी फिजिक्स रिवाइज कर दूँ। तो अब पूरी फिजिक्स रिवाइज करने की हमारा ये प्रयास है और उसमें बात बेटा आपकी मेहनत जो आपने किया है सब कुछ इस पर डिपेंड करता है और आपने खूब मेहनत किया, सिलेक्शन पक्का होगा। तो इसलिए कोई भी हेडेक, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ऊपर वाले भरोसा रख करके इस समय खूब मेहनत कर दिए 2-3 दिन, और भी अभी 2-3 दिन एग्जाम आपका है तो 2-3 दिन और खूब मेहनत कर दीजिए। और फिजिक्स से मैं जो कर सकता हूँ मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ बेटा, आपको मैं दे रहा हूँ अच्छी से अच्छी चीज़ें, अच्छी से अच्छे क्वेश्चन का मैं गेस कर रहा हूँ। क्यों कि जो पढ़ा है वो तो पढ़ा ही है, जो हो चुका है वो हो चुका है ना बेटा, और अच्छा रिजल्ट होगा ये भी है पक्का बेटा कि जो होगा वो दैट विल बी सो नाइस, सो गुड। दिस इज द बेस्ट ऑफ लक यू। ओके बेटा, तो आपको बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत 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 बेस्ट ऑफ लक बेटा। तो पक्का सिलेक्शन होगा निश्चित, पहले से एडवांस में बधाई बेटा और कांग्रेचुलेशंस कि पक्का सिलेक्शन होगा, डोंट वरी। और बात रही बेटा यहाँ पढ़ाई की, तो पढ़ाई की बात है बेटा कि यस दिस इज अ मेगा एपिसोड और नीट 2024 के बेटा। तो आज रात मैं कोशिश करूंगा कि आज रात आपको मिल जाए। तो आज रात 8 PM ऑनवर्ड यानी कि 8 बजे मैं शुरू करूंगा तो वीडियो लोड होगा बेटा, लोड होकर के आपको मॉर्निंग तक मिल जाएगा। तो 8 PM ऑनवर्ड वो बेटा कंप्लीट फिजिक्स फर्स्ट रिवीजन यस प्रेजेंट पढ़ा किया जाएगा नीट 2024 पर। तो इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक।